हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे क्या आज हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ आज हम क्या देखेंगे? कूलॉम्स लॉ। तो सिंपल क्या, तो मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ये है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये है और इसके बीच की डिस्टेंस r है। ठीक है, ठीक है। तो इसका चार्ज मान लो Q1, इसका चार्ज मान लो Q2। तो भाई तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि इसके बीच, इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा? प्रोपोर्शनल। और बीच की डिस्टेंस के क्या होगा? बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये है कूलॉम्स लॉ। अब जब हम इन दोनों को कंबाइनली देखेंगे तो F जो होगा वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू K, कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K आ गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, इतनी बात हुई। अब अगर हम देखें, क्या देखें? F तो भाई क्या है? फोर्स क्या है? वेक्टर। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे थे? मैग्नीट्यूड की। कैसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे? अभी मैंने ये बात बोली थी कि कूलॉम्स लॉ ने क्या बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है? दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इरप्रोपोर्शनल। ठीक, तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे अब तक, तो ये मैग्नीट्यूड तो ये हो गया। लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन की बात अगर करना चाहेंगे तो ऐसे लिख देंगे। कैसे? अगर मान लो इसको हमें डायरेक्शन लगानी है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, आर कैप, है ना। बीच की डिस्टेंस ही तो वेक्टर है। क्या चार्ज वेक्टर है? नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो फोर्स को वेक्टर कैसे बनाओगे? बीच की जो डिस्टेंस है, चार्ज के बीच की डिस्टेंस, उन पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम वेक्टर बना लेंगे। जब हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी ज़्यादा इसमें फंसने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, अब देखते हैं। तो यानी कि ये ठीक है। अच्छा, क्या ये पता है प्यारे बच्चों को, जो वेक्टर मतलब हमें डायरेक्शन लगानी होती है, डायरेक्शन यानी कि आर कैप हमने लिख दिया, डायरेक्शन लग गई। तो इसे लिखते कैसे हैं? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है क्या? अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की। ठीक, तो K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना। ठीक, तो क्या ये पता है K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है क्या? ठीक, किसमें? ये किसमें होता है? K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये किसमें होता है? इन वैक्यूम, है ना, और इन फ्री स्पेस। इसको क्या फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं? बिल्कुल ठीक। अब अगर देखेंगे हम कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। अगर ये तो हमारी
प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है, ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ये किसके लिए बना, जब हम वैक्यूम की बात करेंगे। लेकिन क्या और कोई मीडियम भी हो सकता है क्या? यस, है ना। हम दो चार्जेस को और किसी मीडियम में भी तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते क्या? रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो जब और किसी मीडियम में रखेंगे तो परमिटिविटी क्या होगी? देखो, परमिटिविटी नहीं तो देखो ना, तो जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1/, ये देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9.10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करोगे भाई? ऐसे 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8.855 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये क्या हमको याद रखना है? नहीं, सिर्फ क्या याद रखना है? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी? 9 इंटू 10⁹, यानी कि के की वैल्यू कितनी? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। किसके लिए? फॉर फ्री स्पेस। ठीक है क्या? ठीक है। अब देखो, ठीक, अब देखेंगे, अब हमारी यहाँ बात क्या हो रही थी? मीडियम की। अब जैसे चार्ज को हमने किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है, तो फोर्स अब भी लगेगा क्या? हाँ लगेगा, बिल्कुल लगेगा, है ना। दोनों सेम चार्ज हैं तो कैसा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स, है ना, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो अच्छा, तो चार्ज लगेगा कैसे? अब मीडियम आ गया, तो हमारे पास कांस्टेंट क्या होगा? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। जहाँ पे एप्सिलॉन कितना होगा? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अच्छा भाई, ये क्या वाला है? ये किसके लिए? फॉर एनी मीडियम, है ना, फॉर एनी मीडियम। अच्छा, एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट तो बता ही दिया कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। कहीं कहीं इसे के से भी शो कर देते हैं, अपन एप्सिलॉन आर से करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम बात करना चाहिए तो बात आती है रिलेटिव परमिटिविटी जो होगा। अगर ध्यान से देखो, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर जो होगा वो कितना होगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी क्या कोई डायमेंशन होगी? नहीं। कैसा है ये? डायमेंशन लेस। क्यों डायमेंशन लेस? क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव है ना। ऊपर एप्सिलॉन, नीचे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन दोनों की कैसी? सेम। तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। अच्छा, एप्सिलॉन की या फिर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी? m-1 l-3 t4 i2, है ना। कैसे भाई? देखो फोर्स इज इक्वल टू k
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था क्या? बिल्कुल था। तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 है ना, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, या फिर लिख दो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर और 4 पाई। अब देखना चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, नहीं पता क्या? देखो आई इज इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। आई इंटू डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया, डी क्यू। तो डी क्यू की चार्ज की यूनिट, चार्ज की डायमेंशन कितनी हो गई, चार्ज की डायमेंशन हो गई आई टी। ठीक, तो दो चार्ज हैं, तो दो चार्ज की यूनिट क्या होगी, आई टी, करंट है आई और टी फॉर टाइम, अपॉन फोर्स की कितनी होती है। देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की कितनी होती है, एम। एक्सेलरेशन की कितनी होती है, एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन में आपका लेंथ है क्या, है। टाइम है क्या, है। टाइम कितना है, एल टी माइनस टू। ठीक, एम एल टी माइनस टू। बीच की डिस्टेंस की कितनी होगी, उसकी क्या लेंथ है सिर्फ, हाँ एल टू। अब तुम देखो आई टू टी टू अपॉन एम एल थ्री टी माइनस टू, तो कितना आया, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी माइनस टू। टी माइनस टू हो गया, नहीं, आई टू टी फोर। ठीक है ना, ठीक। अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे हम। किसकी, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भाई क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगा, सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगा, पॉइंट चार्ज पे। किस पे, पॉइंट चार्ज पे। कैसे भाई, देखो अभी हमने जब किया था तो हमने एक चार्ज ये लिया और बीच की डिस्टेंस कितनी लिखी थी, आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना Q1, ये कितना Q2, ये था, बिल्कुल था। अब अगर प्यारे बच्चों, अब देखना, अब मान लो मैं एक ऐसी वायर ले रहा हूँ, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इस पूरी वायर पे मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानता हूँ, कैसा है, यूनिफॉर्म। और उस पर चार्ज, इसका टोटल चार्ज कितना है, Q। अब मान लो यहाँ पे मुझे, ये पॉइंट A है, ठीक, यहाँ पे चार्ज रखा है, इसका चार्ज मान लो कैपिटल Q, इसका चार्ज मान लो Q। अब मुझे इन दोनों पे क्या बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो प्यारे बच्चों देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q अपॉन बीच की डिस्टेंस आर। क्या ये मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, देखो ये चार्ज है, ये एक चार्ज है, ठीक, ये लाइन चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। कौन सा लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। अब तुम देखना, क्या ये वाली डिस्टेंस कितनी है, आर। अगर यहाँ पे चार्ज हम डी क्यू ले लेते तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाती, कुछ भी होती, लेकिन आर से हट के होती क्या। अगर हम यहाँ पे चार्ज लेते तो यहाँ की डिस्टेंस कुछ भी होती क्या, आर से हट के होती क्या। अगर हम यहाँ पे लेते तो इसकी डिस्टेंस कुछ भी होती, लेकिन आर से अलग होती क्या, हाँ, है ना, आर होती क्या, नहीं, आर से हट के होती क्या, हाँ। लेकिन हमारे पास फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ पे बीच का आर जो है, ये रेडियस जो है, रेडियस नहीं मतलब ये जो बीच की डिस्टेंस है, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है, ये कैसी होनी चाहिए, यूनिक। वेरी करनी चाहिए क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है, वेरी।
देखो यहाँ पे जो चार्ज होंगे उसके लिए आर है, यहाँ पे जो चार्ज होंगे उसके लिए कुछ और है ये डिस्टेंस, यहाँ पे जो चार्ज है उसके लिए ये डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पे जो चार्ज है उसके लिए ये डिस्टेंस कुछ और है। तो ये डिस्टेंस वेरी कर रही है क्या? हाँ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे लेके ये वाली डिस्टेंस से और इस चार्ज के, तब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में करेंगे, है ना, यहाँ पे डी क्यू चार्ज मान के। तो ऐसे तो होगा नहीं, तो इसलिए ये कूलम्ब्स लॉ हमेशा किस पे एप्लीकेबल होगा, पॉइंट चार्ज पे। क्यों? क्योंकि ये बीच की डिस्टेंस चेंज कर जाएगी। अब कोई भी सरफेस ले लो, जैसे ये ले लो और यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू ले लो। अब इसका चार्ज क्यू, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी चेंज कर रही है रेडियस। देखो मतलब चार्जों के बीच की डिस्टेंस, क्या हर जगह चार्ज होंगे ना, छोटे छोटे डी क्यू चार्ज होंगे क्या? तो हर जगह डिस्टेंस चेंज कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है। तो फोर्स क्या चेंज होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, इसका पहला पॉइंट हो गया कि कूलम्ब्स लॉ हमेशा कहाँ लगेगा, पॉइंट चार्ज पे। कहाँ लगेगा? पॉइंट चार्ज पे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अच्छा, मैंने एप्सिलॉन आर की वैल्यू बताई रिलेटिव परमिटिविटी की, नहीं तो उसमें लिख लो, इसी में लिख लो। दूसरा पॉइंट, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर कितनी होगी? रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वैक्यूम कितनी होगी? 1। बाकी का याद करने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो। रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम के लिए इतनी होगी, ठीक है। वाटर के लिए 81 होगी और रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मेटल्स के लिए इनफाइनाइट होगी, है ना। बस। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट देखना। थर्ड पॉइंट ये है, जैसे हमारे पास दो चार्ज थे, इसका नाम ले लो A, इसका नाम ले लो B, ये Q1, ये Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R। अब समझना जरा, A और B के बीच कैसा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है क्या? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये लाइकली चार्ज है। कैसे चार्ज है? लाइकली चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल। ठीक। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई होगी। बी ए को क्या करेगा? रिपल। क्या इस डायरेक्शन में करेगा? बिल्कुल सही, है ना। तो क्या फोर्स ऑन ए बाय बी, ए बी को क्या करेगा? रिपल। ए बी को क्या करेगा? रिपल। फोर्स ऑन बी बाय ए, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास दो फोर्स मिले, है ना, एफ ए बी एंड एफ बी ए। ठीक, ये दो फोर्स मिले। अब तुमने एक चीज़ देखी, नहीं देखी होगी। देखो, मैंने ये बनाया था और ये लिखा मैंने एफ बी ए, ये लिखा मैंने एफ ए बी। ये फोर्स किधर लग रहा है? कैसे लग रहा है? ये जो इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है ना, इसके अलोंग, ये लाइन जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, इसके अलोंग। किसके अलोंग? इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स लग रहा है। ऐसा नहीं कि इधर लग रहा हो, इधर लग रहा हो, इधर लग रहा हो, इधर, ऐसे नहीं लग रहा ना। चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा फोर्स। मतलब मान लो अगर एक चार्ज ये रखा है, मान लो एक चार्ज ये रखा है और एक चार्ज ये रखा है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये, ऐसे मान लो, ठीक। सब पे रखे हैं +Q1
प्लस Q2 प्लस Q3। अगर मान लो मैं Q1 Q3 पे मुझे फोर्स निकालना है तो Q3 पे फोर्स Q1 के थ्रू किधर लगेगा, इधर। क्यों? क्योंकि लाइन, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो ये है, तो इसके अलोंग किधर फोर्स लगेगा, इसके अलोंग, है ना, इसके अलोंग, ठीक ऐसे करके। ठीक है क्या? अब देखो Q2 के थ्रू Q1 पे कितना फोर्स ऐसे करके लगेगा, है ना। कितने से मतलब नहीं है, कैसे लगेगा ये दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक, तो ऐसे लग जाएगा। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि द फोर्स exerted by one charge on another charge is always along the line joining the two charges, है ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा दूसरा देखो, ये दोनों कैसे फोर्स हैं, कैसे फोर्स हैं, इक्वल। ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल, बट डायरेक्शन में कैसे होंगे, अपोजिट, है ना। ये दोनों कैसे फोर्सेस होंगे, इक्वल, बट डायरेक्शन में कैसे होंगे, अपोजिट। ठीक है। अच्छा, अब देखो कितने पॉइंट हो गए, 3। फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा मैं तब बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल। पोटेंशियल वाले में इसको अपन कवर करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, ऐसा क्यों है। ठीक, पांचवा देखो, पांचवा ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होते हैं, सेंट्रीपिटल होते हैं, सिंपल। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होते हैं, सेंट्रीपिटल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा होगा, सेंट्रीपिटल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होते हैं, सेंट्रीपिटल। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रीपिटल। अच्छा, तो सेंट्रीपिटल है तो भाई हम इसका क्या करें, इसका तुम ये करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम क्या लगाते हैं, mv स्क्वायर इज mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, ओमेगा स्क्वायर आर। क्यों भाई, v इज इक्वल टू आर ओमेगा रख सकते हो क्या, हाँ, इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में कैप, किसका कैप, डायरेक्शन लगाने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन लगाने के लिए रेडियस लगा दो, है ना, कैप लगा दो। डायरेक्शन, वेक्टर बनाने के लिए हम मैग्नीट्यूड पे क्या लगाना पड़ता है, वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे वेक्टर है, ये है, तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और कैप, ये क्या बन जाएगा, वेक्टर। सिंपल बातें नहीं है, डायरेक्शन ऐसे तो लगाते हैं, कैप लगा दो, डायरेक्शन मिल जाएगी, है ना। ठीक, ठीक है क्या, ठीक है क्या। अच्छा, और कुछ, ठीक। अब अपन के पास, अब अपन देखते हैं, एक अपन ने स्टार्टिंग में करा था क्या, अपन ऐसे देखते हैं स्टार्टिंग में क्या करा था। मैंने बताया था कि पेन है, और पेन पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज, कुछ भी हो, और अगर कागज़ के टुकड़े हैं हमारे पास, वो कैसे होंगे, न्यूट्रल। क्योंकि कागज़ के टुकड़े हमने फाड़े हैं, फाड़ के डायरेक्ट यहीं पर रख दिए ना, उनके साथ कुछ किया क्या, नहीं, तो वो कैसे होंगे, न्यूट्रल। अच्छा, वो न्यूट्रल हैं। ये पेन पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली, ये हमेशा इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट। अभी हम समझते हैं कि क्यों अट्रैक्ट करेगा, देखना।
देखो, एक मान लो ये क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है। इसके पास में मैं क्या लेके आ रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आए हैं तो न्यूट्रल कंडक्टर के पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, इक्वल, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे, इस लेयर पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और इस पे क्या आएंगे, प्रोटॉन्स। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। अच्छा, अब देखना, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस समझना। पॉजिटिव के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस से, मतलब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों के बीच की डिस्टेंस आर पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव के बीच की डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस से ज़्यादा है, क्योंकि फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो 1/r² होता है, सही है क्या। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। यानी कि पॉजिटिव के बीच का फोर्स कम, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का फोर्स ज़्यादा। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का फोर्स ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का फोर्स कौन सा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। और पॉजिटिव के बीच कौन सा होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो हमको ये देखा कि अट्रैक्टिव फोर्स किससे ज़्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होगा। मतलब तुम देखो, तुम अगर न्यूट्रल कंडक्टर को किसी भी चार्ज के पास ले जाओगे, अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो इस लेयर पे कौन आता, मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो इस लेयर पे कौन आता, इस लेयर पे पॉजिटिव आते। तो अगेन ये कौन सा बनता, अट्रैक्टिव फोर्स, और ये कौन सा बनता, रिपल्सिव फोर्स। अगेन अट्रैक्टिव फोर्स के बीच की डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्टिव फोर्स फिर से ज़्यादा होता। तो अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा ज़्यादा मिलना है, यहाँ पे भले से पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा ज़्यादा मिलना है क्या, ठीक। अट्रैक्टिव फोर्स अगर हमेशा ज़्यादा मिलेगा तो यानी कि यहाँ पे कोई भी चार्ज हो वो डिपेंड नहीं करता, अगर ये न्यूट्रल है तो हमेशा ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है तो हमेशा ये न्यूट्रल कंडक्टर को क्या करेगा, अट्रैक्ट। इसीलिए मैंने बोला था कि हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक की पॉइंट लिखना है, क्या, रिपल्शन is the true test of charge। सही बात है ना। अट्रैक्शन से पता चल सकता है क्या, अच्छा ये सोच के देखो, एक ही न्यूट्रल कंडक्टर है और मैंने ले लिया पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट। अब मान लो एक मेरे पास ये कंडक्टर, एक मेरे पास ये है, कुछ भी चार्ज्ड है, कैसा ये, चार्ज्ड, और इसके पास में मैं ले गया न्यूट्रल कंडक्टर, तो हमेशा ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। तो तुम ये बता सकते हो कि इसका चार्ज क्या है, नहीं बता सकते। अब मान लो एक कंडक्टर ये है, अब मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है और ये एक ऑब्जेक्ट ये है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल। तो अब हमें ये तो पता है कि इन दोनों का जो चार्ज होगा वो कैसा होने वाला है, सेम, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज, है ना। अट्रैक्शन में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, मान लो हमें नहीं पता कि ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है, बस हमको ऐसे लाके दे दिया, हमको ये नहीं पता, और इनने क्या कर दिया, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दिया, समझना।
इनने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दिया। तो तुम बता सकते हो कि इनमें कौन सा चार्ज है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा क्या है? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ये है कि कुछ भी चार्ज हो वो न्यूट्रल को हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्ट। और तुम्हें बताया ही नहीं गया है कि ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है। तो तुम ये भी नहीं बता सकते कि कौन सा चार्ज है, कौन सा न्यूट्रल है। बता सकते हो क्या? नहीं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ द चार्ज। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन। एक ये है चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। उनका चार्ज कितना है? 1 कूलम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा अगेन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 कितना है? 1 अपॉन आर स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर। तो कितना मिला? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताओ, क्या तुमको ये फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है? ये फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा? 9 इंटू 10⁻9 बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो इसीलिए तुमने मैक्सिमम जगह देखा होगा क्वेश्चंस में कि जो वैल्यूज़ होती हैं ना चार्ज की, वो कूलाम में नहीं होती। वो किस में होती हैं? मिली कूलाम में होती है। मिली कूलाम कितना होता है? 10⁻³ कूलाम। माइक्रो कूलाम में होती है, ये कितना होता है? 10⁻6 कूलाम। और नैनो कूलाम में होती है, कितना होता है? 10⁻9 कूलाम। अच्छा, अब देखो, अब एक क्वेश्चन है। a mass of charge Q1 and mass m is moving in a circular path of radius r around an inertial charge। inertial charge मतलब स्टेशनरी चार्ज minus Q2। then find its revolution time and speed। देखो वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन करें। हो गया? अब देखो, a mass of charge Q1 and mass m is moving in a circular path of radius r around a stationary charge Q2। देखो ये चार्ज Q2 है और इसके अराउंड एक चार्ज है Q1 जो क्या कर रहा है? मूव। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो स्टेशनरी चार्ज हैं तब भी लगा सकते हो, एक स्टेशनरी एक मूविंग चार्ज है तब भी लगा सकते हो, लेकिन दोनों मूविंग चार्ज हैं तो नहीं लगा सकते। ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? Fe = Fc। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। क्यों? हमने अभी करके देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें देखो कहाँ गया, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स = सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, तो यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर = कितना होगा?
एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। एम आर हम लिख सकते हैं क्या? ठीक है ना। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई/टी। तो अगर हमारे पास टी स्क्वायर हम देखना चाहें, टी स्क्वायर उधर पहुंचा दो, तो इधर कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। तो यहाँ पर t कितना हो जाएगा? 4 पाई कॉमन ले सकते हो और r भी आ जाएगा, पाई रह जाएगा एप्सिलॉन नॉट m r अपॉन Q1 Q2, ठीक है क्या? टाइम पीरियड आ गया, रिवॉल्यूशन टाइम आ गया। अच्छा, स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड तुम निकाल लो। कैसे? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर से, है ना। इससे यहाँ से v निकाल लो। v कितना आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर अंडर रूट, ठीक। अच्छा, ये तो ठीक था। अब एक हमारे पास जो क्वेश्चन, जैसे मैंने तुमको बताया था कि डायरेक्शन की कोई टेंशन मत लो, वो अपन सीख लेंगे, है ना। देखो, ये देखो, अब देखना, एक चार्ज ये है A, एक चार्ज यहाँ पे B। ये कितना है? 1 कूलाम। ये कितना है? 2 कूलाम। ये कितना है? 1,2। ये कितना है? 4,6। अब क्या करना है? फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज B बाय चार्ज A, ठीक। ऑन चार्ज B बाय चार्ज A। तो सबसे पहले तो क्या करो, इन दोनों लाइंस को क्या कर दो? जोड़ दो, ठीक। तो फोर्स क्या होगा इसके अलोंग? ऑन B निकालना है ना, ऑन चार्ज B, ठीक। फोर्स ऑन B बाय A, यही तो होगा। अच्छा, अब देखो, खुद करो। कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन, ये जो बीच की डिस्टेंस होती है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? हम ऐसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल का स्क्वायर, है ना, बीच में, ठीक। तो आर कितना आ जाएगा? अंडर रूट एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल कितना आएगा? 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर। आर आ जाएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 आता है, ठीक है। तो आर कितना आ गया? 5। तो 5 का स्क्वायर इंटू, अब हमको क्या लगाना पड़ेगा? आर कैप। अब ये देखो कि आर कैप कितना होगा। मैंने बताया आर कैप क्या होता है? वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब ये देखो, निकालना किस पे है? बी पे। बी पे निकालना है। डायरेक्शन ये है ना, देखो डायरेक्शन ये है ना, डायरेक्शन ये है ना, ये, ठीक है, डायरेक्शन ये है ना। तो हमेशा डायरेक्शन जैसे ये बनी, देखना डायरेक्शन बनी हम लोगों की ये, यहाँ पे पॉइंट है 1,2, यहाँ पे पॉइंट है 4,6। तो हम जब वेक्टर निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। बस ये ऐसे वेक्टर बनाया, कैसे वेक्टर?
ऐसे वेक्टर बनाया, फिर लिख दिया, क्या लिखा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप। अच्छा, एक्स फाइनल कितना है 4, फाइनल मतलब जो इस तीर की नोक पे है वो फाइनल, जो तीर के स्टार्टिंग पे है वो इनिशियल। ठीक, तो फाइनल 4 इनिशियल 1, फाइनल 6 इनिशियल 2, तो कितना हो गया 3i प्लस 4j। तो आर कैप की वैल्यू कितनी हो गई 3i प्लस 4j अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड तो 5 ही आना ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 5 ही रहेगी, कैसे भी निकाल लो मैग्नीट्यूड, ऐसे निकाल लो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हो है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने कैसे करा, देखो जैसे लिखा है, ये आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालूंगा, मैग्नीट्यूड आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये अगेन कितना आएगा 5 रहेगा, तो 5 ही चेंज थोड़ा ना हो जाएगी बीच की डिस्टेंस। अच्छा, तो आर कैप कितना हो गया, एफ ऑन बी बाई ए इज इक्वल्स टू के इंटू 2 बाय 5 का स्क्वायर इंटू 3i प्लस 4j अपॉन 5। ठीक है, वन 125 3i प्लस 4j बन गया, एफ बी है। अगेन हमारी डायरेक्शन ठीक है क्या, देखो भाई हमारी डायरेक्शन ठीक है क्या, देखो फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ये मिलने वाले हैं ना। ठीक है, पॉजिटिव में, ठीक, थैंक यू।